नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। इतिहास कभी कभी खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन याद जरूर दिलाता है। 1971 में जब दक्षिण एशिया की पॉलिटिक्स आग में जल रही थी, जब दुनिया की बड़ी ताकतें चुप थीं या दबाव बना रही थीं, तब एक देश भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा था और वो देश था रशिया, तब का सोवियत यूनियन। आज 50 साल बाद एक दिलचस्प खबर बांग्लादेश की मीडिया से सामने आती है। 1971 की तरह ही रशिया भारत के साथ खड़ा रहेगा। सवाल ये है, आखिर दुनिया फिर से 1971 की तुलना क्यों करने लगी है? क्या आज भी भारत उसी तरह ग्लोबल प्रेशर्स का सामना कर रहा है? क्या आज भी कुछ ताकतें भारत को झुकाने की कोशिश कर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और रशिया की दोस्ती सिर्फ इतिहास है या आज भी एक जिंदा स्ट्रेटेजिक ट्रूथ? आज की दुनिया यूनिपोलर नहीं है, ये दुनिया खेमों में बटी हुई है। एक तरफ वेस्टर्न पावर्स, दूसरी तरफ उनके विरोधी। और इस टकराव के बीच भारत ने जो रास्ता चुना है वो किसी एक ब्लॉक का नहीं, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट का रास्ता है। यहीं पर रशिया की भूमिका अहम हो जाती है। रशिया आज भी वही देश है जिसने कभी भारत पर सैंक्शन नहीं लगाए, जिसने मुश्किल समय में हथियारों से लेकर ऊर्जा तक भारत का साथ दिया और जिसने भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस का हमेशा सम्मान किया। 1971 में अमेरिका 7th फ्लीट लेकर आया था। आज दबाव अलग है, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, लेकिन संदेश वही है, झुको। और भारत का जवाब आज भी वही है, नहीं। भारत और रशिया की दोस्ती कोई इमोशनल कहानी नहीं है, ये कॉन्क्रीट इंटरेस्ट बेस्ड रिश्ता है। डिफेंस, एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस और जियोपॉलिटिक्स, ब्रह्मोस से लेकर S-400 तक और तेल से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक, ये साझेदारी आज भी भारत की रीढ़ बनी हुई है। जब बांग्लादेश की मीडिया ये कहती है कि रशिया 1971 की तरह भारत के साथ खड़ा रहेगा, तो ये सिर्फ अतीत की याद नहीं दिलाती, ये वर्तमान की सच्चाई और भविष्य का संकेत देती है। क्योंकि रशिया जानता है भारत कोई मोहरा नहीं है और भारत जानता है रशिया वो दोस्त है जो मुश्किल समय में पीछे नहीं हटता। इस वीडियो में हम देखेंगे 1971 में भारत रशिया की दोस्ती क्यों डिसाइसिव थी, आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में यह रिश्ता क्यों फिर चर्चा में है और क्या आने वाले समय में ये दोस्ती दुनिया की ताकतों को अनकंफर्टेबल कर सकती है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारत और रशिया की नहीं है, ये कहानी है उस दोस्ती की जो दबाव में टूटती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है। तो चलिए बांग्लादेश मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था रशिया 1971 के युद्ध की तरह ही भारत के साथ खड़ा रहेगा। प्रिय दर्शक, सज्जाद कादिर। प्रिय दर्शकों, सज्जाद कादिर की ओर से नमस्कार। इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ठीक 71 की तरह किसी भी युद्ध में भारत के साथ रूस भी खड़ा होगा। पाशे दाड़ाबे राशिया। आज के खूब गुरुत्वपूर्ण आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है। पिछले फरवरी में भारत और रूस के बीच एक सैन्य समझौता हुआ था और कल उसे रूसी संसद ने मंजूरी दे दी है। ठीक उसी समय जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐतिहासिक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। जे समय রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারত সফরে আসছেন, ঐতিহাসিক ভারত সফরে। এখন থেকে কোনো যুদ্ধ হলে दो देश, अब से अगर कोई युद्ध होता है तो दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। क्या हमारे इस क्षेत्र में युद्ध की कोई संभावना है? संभावना थोड़ी थी। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका संतुलन नहीं बनाता तो शायद यहाँ युद्ध की संभावना बन सकती थी। लेकिन अमेरिका का नाम इस्तेमाल करके क्या पाकिस्तान हमारे बांग्लादेश को भारत के साथ युद्ध में धकेल पाएगा? ভাঙিয়ে পাকিস্তান কি আমাদের বাংলাদেশকে লাগিয়ে ভারতের সাথে যুদ্ধে জড়াবে? না, তেমনটাও দেখা नहीं, ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। आज के वीडियो के दूसरे हिस्से में मैंने बताया कि पाकिस्तान अब मुश्किल स्थिति में है। इस समय हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के पास वास्तव में मिलिट्री जनरल ही नहीं है। मिलिट्री जनरल का पद खाली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लापता हैं, बाहर बाहर घूम रहे हैं। यही हाल है कि उनके परमाणु केंद्र के हेड ऑफ ऑपरेशंस भी इस समय अनुपस्थित बताए जा रहे हैं। এই যখন অবস্থা, এমনকি তাদের যে পারমাণবিক কেন্দ্র, এই অপারেশনাল হেড, সেই অপারেশনাল হেডও নাকি এই মুহূর্তে অনুপস্থিত বা নেই। जेटी होक ना कर, जो भी हो, मैं इस क्षेत्र में किसी बड़े युद्ध की संभावना नहीं देख रहा। कुछ दिन पहले लगता था कि शायद युद्ध हो सकता है, लेकिन यहाँ स्ट्राइक हो सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। তবে এখানে স্ট্রাইক হতে পারে, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হতে পারে। खबरें বলা হচ্ছে যে खबरों में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले भारत और रूस के बीच हुए सैन्य समझौते को रूस की संसद के निचले सदन स्टेट डूमा ने मंजूरी दे दी है।
रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रैल्स नामक इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के वॉरशिप, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और लॉजिस्टिक सुविधाओं का पारस्परिक उपयोग कर सकेंगी और एक दूसरे को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेंगी। देवे এই চুক্তির ফলে विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस समझौते के बाद यदि किसी तरह की युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि यह समझौता इसी वर्ष फरवरी यानी 18 फरवरी को भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। इसके बाद पिछले सप्ताह रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने इसे स्टेट डूमा के पास भेजा था। দুমায় পাঠান গতকাল মঙ্গলবার এই চুক্তিতে অনুমোদন দিয়েছে স্টেট ডুমা। এই চুক্তি প্রসঙ্গে ডুমার স্পিকার मंगलवार को स्टेट डूमा ने इसे औपचारिक मंजूरी दे दी। इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए डूमा के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोदिन ने कहा कि भारत के साथ हमारा संबंध बेहद गहरा और स्ट्रेटेजिक है। हम इस रिश्ते को बहुत महत्व देते हैं और आज की मंजूरी दोनों देशों के पारस्परिक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को और आगे ले जाएगी। नए समझौते के अनुसार भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस, नेवल पोर्ट्स, एयरफोर्स बेसिस और सभी प्रकार की लॉजिस्टिक सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगी। অবাধে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ ভারতের বন্দরে ভিড়তে পারবে। সেনাবাহিনী मतलब अब रूस के युद्धपोत बिना किसी बाधा के भारतीय बंदरगाहों में आ सकेंगे और यही नियम दोनों देशों की सेनाओं और वायु सेनाओं पर भी लागू होगा। इस समझौते के माध्यम से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ट्रेनिंग और ह्यूमैनिटेरियन एड में भी दोनों देश एक दूसरे का साथ देंगे। किसी संकट या आपदा में दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। दुनिया भर में बढ़ते युद्ध के तनाव के बीच भारत और रूस का यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। মহল আপাতত দৃষ্টিতে এই চুক্তি সামরিক দিক पहली नजर में यह समझौता भले ही मिलिट्री लेवल पर केवल लॉजिस्टिक समर्थन जैसा दिखे, लेकिन वास्तविकता में यह किसी युद्ध की स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े होने का संकेत है। ठीक वैसे ही जैसे 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के समय रूस भारत के साथ खड़ा हुआ था। रूस ने उस समय पावरफुल यूएस नेवल फ्लीट को रोक दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पाक सेना को पूरी तरह पराजित कर आज का बांग्लादेश स्थापित हुआ। भारत और रूस के इस नए समझौते को दोनों देशों के विश्वास और भरोसे की डोर को और भी मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। দুই দেশের বিশ্বাস ও আস্থার সেতু বন্ধনকে আরো মজবুত করলো বলেই বলা হচ্ছে। 1971 সাল প্রসঙ্গে এসে যাচ্ছে। এই 1971 का संदर्भ इसीलिए आता है क्योंकि 1971 में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा युद्ध विशेषकर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम लड़ा गया था। उस स्वतंत्रता संग्राम में भारत भी शामिल था और रूस भी। रूस बांग्लादेश का सच्चा और निस्वार्थ मित्र है। भारत भी बांग्लादेश का सच्चा मित्र है। आज भी हालात देखकर लगता है कि पिछले लगभग 1.5 वर्ष यानी 17 महीनों से बांग्लादेश की जो पुरानी सरकार गिरी और नई सरकार सत्ता में आई, उनके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है मानो वे बांग्लादेश को फिर से पूर्वी पाकिस्तान की ओर धकेल रहे हों। এই সরকারের পতনের পর বর্তমানে যে সরকারটি আছে এই মুহূর্তে তাদের আচার আচরণ সবকিছুতেই মনে হয় যেন তারা বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও পাকিস্তান মূল हालांकि मुख्य पाकिस्तान यानी पश्चिम पाकिस्तान की स्थिति तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था। आज भी अगर आप पाकिस्तान की हालत देखें तो कोई भी समझदार इंसान पाकिस्तान जैसा नहीं बनना चाहेगा, कोई पाकिस्तान नहीं बनना चाहेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक वर्ग है कुछ उन्मादी मानसिक रूप से विकृत लोगों का, और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। कुछ दिन पहले, लगभग 3 दिन पहले, शायद पिछले रविवार को चट्टोग्राम के संदीप में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। কৃত মানুষের উপস্থিতি আছে এবং দিনকে দিন এটি বেড়েছে। গত কদিন আগে 3 দিন আগে সম্ভবত গত রবিবার চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে স্লোগান এসেছে। কাজেই অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ধর্ম क्योंकि अज्ञानता, गलत शिक्षा और कट्टरता से भरे हमारे बड़े जनसमूह को बचपन में ही जब वे मकतब या मदरसे में पढ़ने जाते हैं तब उन्हें यह सिखाया जाता है कि पाकिस्तान तुम्हारा प्यारा है और भारत तुम्हारा दुश्मन। इसी तरह की शिक्षा पाकर वही लोग आगे चलकर कहीं न कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। संदीप में भी यही नारे लगाए गए। দেবেই যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ সন্দ্বীপে স্লোগান দিয়েছে। इसलिए यह बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं है कि एक अस्थिर देश, भिखारी जैसी स्थिति वाला देश, एक अव्यवस्थित और कमजोर देश अब भी पाकिस्तान जैसा बनना चाहता है और आत्मनिर्भर स्वयं पूर्ण बांग्लादेश बने रहना नहीं चाहता। ऐसे लोग भी हैं। जब हालात ऐसे हों तब युद्ध भड़काने की कोशिश तो हो ही सकती है। যুদ্ধের উস্কানি থাকতেই পারে। ভারত রাশিয়া भारत और रूस तैयार बैठे हैं। থাকলো
1971 সালের মতো যদি আবারও यदि 1971 की तरह फिर से आवश्यकता पड़ी तो वे एक बार फिर मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान शैतान है और 1971 में भी तो उसके पीछे शैतानी शक्तियां थीं, अमेरिका था, चीन था। आज 2025 के आखिरी महीने में या 2026 में अगर अमेरिका पीछे हट चुका है या युद्ध में शामिल नहीं होगा, क्योंकि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हैं या बेहतर हो रहे हैं। জড়াবেন আমরা মনে করছি ভারতের সাথে সম্পর্ক ভালো বা সম্পর্ক ভালো হচ্ছে, মাঝখানে টানাপোড়েন হলেও ভালো। बीच में तनाव होने के बाद भी सुधर रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिकी समर्थन पाकर यह अस्थिर देश पाकिस्तान युद्ध में कूद जाए या चीन के समर्थन से युद्ध में शामिल हो जाए या तुर्की के समर्थन से युद्ध छेड़ दे, आवश्यकताয় যদি যুদ্ধে জড়িয়ে যায় ভারত রাশিয়া কিন্তু প্রস্তুত। तो भारत और रूस अपनी तैयारी के साथ बैठे हैं। उनका सैन्य समझौता और उनकी सैन्य सहायता यह साफ संकेत देती है कि यदि 1971 जैसा युद्ध दोबारा शुरू होता है तो भारत और रूस भी संयुक्त रूप से उसी तरह प्रतिक्रिया देंगे, ऐसा प्रतीत होता है। তাদের সেই পুনরাবৃত্তি করবে বলে প্রতীয়মান হয়। অতদূর যাবেন इतना दूर तक मामला नहीं जाएगा। निस्संदेह इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारत रूस समझौते को हम पॉजिटिवली देख रहे हैं। इस क्षेत्र में युद्ध नहीं होगा, ये तय है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बिल्कुल कमजोर है। उसकी कमर और रीढ़ दोनों टूट चुकी हैं। মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার সেই পাকিস্তান ऐसा पाकिस्तान यहाँ आकर युद्ध करेगा, इस तरफ से भारत पर हमला करेगा, यह संभव नहीं। हालांकि उकसावे की स्थिति पैदा कर सकता है और इस उकसावे को शांत करने के लिए पॉसिबली सर्जिकल अटैक हो सकता है या फिर 3-4 दिनों का वैसा ही अभियान हो सकता है जैसा भारत ने पिछले मई महीने में पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने एक एक करके नष्ट कर दिया था। ধরে গুড়িয়ে দিল সুইচ টিপে ওই लेकिन यहाँ लंबी अवधि का युद्ध नहीं होगा। कुछ महीने पहले तक हम भारतीय अधिकारियों की तरफ से लंबी अवधि के युद्ध की संभावनाओं पर चर्चा सुनते थे। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গত কয়েক মাস আগে শুনেছিলাম ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा कहा था। भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा था कि इस क्षेत्र में एक लंबा युद्ध हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों की स्थिति देखकर अब लंबी अवधि के युद्ध की कोई वास्तविकता नहीं है। युद्ध नहीं होगा, लेकिन तैयार रहना हमेशा अच्छा है। भारत और रूस उस तैयारी को बनाए हुए हैं থাকলো এবং ভ্লাদিমির পুতিনের और व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले इस समझौते को मंजूरी दी गई है। ये निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अच्छा है। ये केवल भारत रूस का मुद्दा नहीं है, ये बांग्लादेश का भी मुद्दा है। फिलहाल इतना ही। सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। সুস্থ থাকুন। सबसे पहले मोहम्मद इस्लाम ने लिखा है कि हम फ्रीडम लविंग पीपल हमेशा जानते हैं कि भारत और रूस हमारे सच्चे मित्र हैं। यही स्वाभाविक शाश्वत सत्य है, इंशाल्लाह। उसके बाद शंकर भौमिक ने लिखा है कि भारत और रूस के बीच हर साल लगभग $70 बिलियन का व्यापार होता है। इसी कारण रूसी संसद ने यह अप्रूवल दी है कि भारत पर हमला मतलब रूस पर हमला। उम्मीद है कि दोनों देशों के संबंध पहले की तरह ही अच्छे बने रहेंगे। उसके बाद रैंकिंग पॉइंट ने लिखा है कि इसी वजह से बहुत से मदरसों को स्पष्ट रूप से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति भी ईमान का हिस्सा है और जिन मदरसों में देशभक्ति नहीं सिखाई जाती बल्कि चरमपंथी पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाया जाता है, उसे स्पष्ट रूप से बंद कर देना चाहिए। उसके बाद फरीद ने लिखा है कि इस्लाम को शांति का धर्म बनाए रखने के लिए मदरसा शिक्षा पर नियंत्रण रखना होगा। उसके बाद SSR ने लिखा है कि अब होगा अंतिम मुक्ति संग्राम। उसके बाद शहनाज बेगम ने लिखा है कि यूनुस का पतन कब होगा भाई, बांग्लादेश के लोग इसे बहुत जल्द देखना चाहते हैं। उसके बाद बाबू ने लिखा है कि बांग्लादेश को 1971 की तरह ही रजाकारों से मुक्त कराना होगा। उसके बाद आसिम ने लिखा है कि रूस और इजराइल भारत के परम मित्र हैं। उसके बाद विश्वजीत भौमिक ने लिखा है कि यह युद्ध नहीं बल्कि जो हो सकता है उसे मारकर भगा देना कहते हैं। उसके बाद आसिम ने लिखा है कि रूस बहुत जल्द एक हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद द्रिगंगचू पंडित ने लिखा है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान प्रेम की जड़ में इस्लाम धर्म को माना जाता है। उसके बाद दिलीप रॉय ने लिखा है कि भारत और रूस हमारे सच्चे मित्र देश हैं। उसके बाद बिराज गांगुली ने लिखा है कि अगर इस बार युद्ध होता है तो वह पूर्व पाकिस्तान या बांग्लादेश के लिए नहीं होगा। लोगों को सही मायने में इंसान बनाने के लिए उस क्षेत्र को भारत का एक राज्य बनाया जाएगा और यही होगा बांग्लादेश के समझदार लोगों के लिए अंतिम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद शफीकुल इस्लाम आजाद ने लिखा है कि 71 के हथियार एक बार फिर गरज उठें। उसके बाद शमीमा सैयद ने लिखा है कि हम बांग्लादेशी जो स्वतंत्रता और मुक्ति संग्राम के पक्ष की शक्ति, हम हमेशा चाहते हैं कि 1971 में हमारे परखे हुए मित्र भारत और रूस जो पहले भी हमारे दोस्त थे, वे भविष्य में भी बने रहें इंशाल्लाह। और इसके लिए शेख हसीना की सरकार जरूरी है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस देश से हमेशा के लिए कट्टर राजाकार समर्थित जमाते इस्लामी शिविर
और बीएनपी सहित सभी स्वतंत्रता विरोधियों की साजिशों को इस देश से हमेशा के लिए खत्म कर दे। उसके बाद जहीरुल हक सरवर ने लिखा है कि अगर हम इस्लाम को शांति का धर्म बनाना चाहते हैं तो हमें जमात या इस्लाम के नाम पर राजनीति से दूर रहना होगा। उसके बाद अलोन रिंकू ने लिखा है कि इस मिलिटेंट सरकार की वजह से भारत शायद दिसंबर के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। साथ ही भारत पाकिस्तान पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, यानी भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक साथ हिला देगा, लेकिन बीच से हम आम लोगों को दिक्कत होगी और यह बहुत बुरा हो सकता है। इसके लिए सिर्फ जमात और बीएनपी ही जिम्मेदार हैं और इसका मुख्य कारण धार्मिक कट्टरता है। उसके बाद कमल कांति मित्र ने लिखा है कि अमेरिकियों के तो कोई नियम कायदे नहीं है, इसीलिए कुछ भी अनुमान लगाना संभव नहीं है। उसके बाद अल्लाह महान ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, रूस के महान वीर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब को हजारों सलाम। 71 के हथियार फिर से गरजें, विजय जरूर आएगी इंशाअल्लाह, जय बांग्ला। उसके बाद एनिमल एंड बर्ड लवर अभिषेक ने लिखा है कि दोस्ती कैसी होती है, यह बांग्लादेश को भारत और रूस से सीखना चाहिए। दोस्ती का मतलब सिर्फ भारत से फायदा लेना और अनैतिक मांग करना नहीं होता। उसके बाद शांति रंजन दास गुप्ता ने लिखा है कि भारत रूस की दोस्ती अमर रहे। ये दोनों देश सच्चे और विश्वसनीय हैं जो भारत के जन्म के समय से हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। उसके बाद अमिताभ वड़े ने लिखा है कि अब बांग्लादेश न अमेरिका की पक्ष में है न ही रूस की पक्ष में। उसके बाद महादेव साधु ने लिखा है कि भारत और रूस की मित्रता अटूट रहेगी। उसके बाद उज्जवल घोष ने लिखा है कि एकदम सही कहा आपने, भारत और रूस ने ही बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया। रूस भारत के दृष्टिकोण से बांग्लादेश को देखता था, अब दोनों के दृष्टिकोण से बांग्लादेश को देखा जाएगा, जहां किसी और की दृष्टि को मान्यता नहीं दी जाएगी। ये संदेश दे दिया गया है। उसके बाद शेखर दत्ता ने लिखा है कि भारत का रूस के साथ 70 साल से अधिक पुराना दोस्ताना रिश्ता है और यह अब भी अटूट है। वहीं पड़ोसी देश हमेशा रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अशुभ शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं। उसके बाद अनुपम दत्ता ने लिखा है कि पाकिस्तान एक अजीब देश है, नाम में लोकतंत्र, हकीकत में ध्वजधारी। उसके बाद सूर्या समी ने लिखा है कि पाकिस्तान शुड बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद शाजिबफ ने लिखा है कि क्या अवामी लीग का मतलब है कि आप भारत के अंधे समर्थक हैं? क्या आपको इस क्षेत्र में भारत का दबदबा नहीं दिखता? उसके बाद नूरुल इस्लाम ने लिखा है कि पाकिस्तान अपनी नाक खुद काटता है और दूसरों का रास्ता तोड़ता है।